नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश स्पष्ट के इस खास एपिसोड में आज बात करेंगे हम दिल्ली के कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव से। स्वागत है आपका। थैंक यू। दिल्ली का चुनावी मुकाबला चल रहा है, शह और मात का खेल जारी है। दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने के लिए एक बार फिर आम आदमी पार्टी सरकार जोर आजमाइश कर रही है। इधर बीजेपी सत्ता में वापसी के लिए जद्दोजहद में जुटी है, तो इधर कांग्रेस अपना खोया हुआ जनाधार और सत्ता की चाबी वापस पाने के लिए पूरी जोर आजमाइश कर रही है। क्या हैं कांग्रेस के वादे, क्या हैं इरादे, इन्हीं सवालों से रूबरू होंगे देवेंद्र यादव से। देवेंद्र जी, पहला सवाल ये कि दिल्ली में चुनावी मुकाबला और जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, कांग्रेस के लिए क्या संभावनाएं, क्या चुनौतियां हैं? मुझे खुशी है कि इस बार, क्योंकि कांग्रेस लगातार लोगों के मुद्दे उठाती रही, लोगों के बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, तो बहुत उम्मीदें हैं जनता से और बहुत मुझे खुशी है कि बहुत अपार प्यार और स्नेह भी लोगों का इस दौरान मिल रहा है। मुझे लगता है कि 2 बार लगातार शून्य पर रहने के बाद आज कहीं ना कहीं एक बदलाव के मूड में दिल्ली दिख रही है। आज ये बिल्कुल प्रतीत होता है कि दिल्ली की जनता उस बड़े राजनीतिक बदलाव के लिए तैयार है। जिस तरीके का बदलाव उन्होंने 2013 में भारतीय जनता पार्टी के विरोध में और कांग्रेस की एंटी इनकम्बेंसी के विरोध में आम आदमी पार्टी को वोट देने का काम किया था, आज कहीं ना कहीं उसी तरीके का एक बड़ा बदलाव मैं 2025 में, क्योंकि नेचुरल चॉइस बीजेपी दिल्ली की नहीं है। आपने देखा होगा लगातार 4-5 बार से वो अपना सरकार बनाने में नाकामयाब रही है, लेकिन क्योंकि 10 साल पिछले आम आदमी पार्टी के सरकार के रहे, उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे, बड़ी बड़ी बातें की थी। आज उनकी पोल खुल चुकी है, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, उसके ऊपर विस्तार से हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये उम्मीद जरूर जगी है कि उनकी हैवी एंटी इनकम्बेंसी, हमारा ग्राउंड वर्क, हमारा लोगों में विश्वास, हम पर लोगों का भरोसा निश्चित ही 2025 में एक बड़ा बदलाव लेकर आएगा और हम कांग्रेस की सरकार के लिए बहुत आशान्वित हैं 2025 में। तो नए साल की चुनौतियां हैं और नए साल में वादे भी हैं, इरादे भी हैं, लेकिन जिस तरीके से आप कह रहे हैं, शून्य का जिक्र आपने किया है, शून्य से शिखर की ओर जो खाता खोलने की जद्दोजहद है, ये एक बड़ी चुनौती बनी हुई है कांग्रेस के लिए। इस चुनाव में जो जनाधार बटोरा है आम आदमी पार्टी ने, वो कांग्रेस का ही है। उसको पाने के लिए क्या आपको सबसे बड़ा मजबूत पक्ष इस बार कांग्रेस के लिए दिख रहा है? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि एक उम्मीद के साथ एक बदलाव लाए थे लोग कि एक स्वच्छ राजनीति होगी। लोगों जो खासतौर पे गरीब परिवार हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको उनके हक का जो हक मिलेगा। आज 10 साल के बाद कहीं ना कहीं ये महसूस होता है कि लोगों ने विश्वास जरूर किया था, लेकिन उन विश्वास को तोड़ने का काम आम आदमी पार्टी और उनके नेताओं ने किया। मुझे बहुत खुशी है ये बात करते हुए कि एक लंबी सी शर्ट में और टूटी हुई चप्पल पहनकर जब केजरीवाल जी 2013 में लोगों के बीच गए थे, उन्होंने बात की थी कि भ्रष्टाचार है, शीला जी भ्रष्टाचार कर रही है, सरकार में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है, और जैसे ही हमारी सरकार बनती है तो हम लोकपाल लेकर आएंगे। और मुझे वो भी दिन याद है जब 2015-14 में जब इन्होंने सरकार गिराई, तो उस समय भी इस लोकपाल के ऊपर इन्होंने सरकार गिराई थी। आज मैं पूछना चाहता हूं कि कहाँ है वो लोकपाल? आज हालात ये है कि बिना एक मजबूत लोकपाल के भी दिल्ली के लगभग 66% विधायक के ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं। आप सोचिए, अभी तो 20-25 लोग जेल की हवा खाकर आए हैं आम आदमी पार्टी के। यदि एक मजबूत लोकपाल होता तो निश्चित ही आधी से ज्यादा सरकार जो है वो जेल में होती। तो मेरा मानना यह है कि दिल्ली की जनता ये देख रही है। उन्होंने बड़े वादे किए थे कि हम कोई बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे। आज उसके विपरीत, जब कोरोना काल में लोग अपनी जान गंवा रहे थे, जब एक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए तड़प रहे थे, उस समय केजरीवाल जी अपना शीश महल बना रहे थे। उसी समय मोदी जी अपना राजमहल बना रहे थे। तो दिल्ली की जनता जो इसने ये उम्मीद की थी कि एक बदलाव आएगा, हमारे बारे में सोचने वाले लोग
सरकार में आएंगे और वो हमें फ्री बिजली, पानी और अन्य सुविधाएं देंगे, उसके बिल्कुल विपरीत इस सरकार ने काम करने का काम किया। आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं और भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा बनाया, खासतौर से जिस पिच पर बैटिंग शुरू की थी, आंदोलन खड़ा किया गया और कांग्रेस की तत्कालीन सरकार, उसके खिलाफ माहौल बना, आप उसका जिक्र कर रहे हैं। लेकिन जो सवाल हैं आज भी करप्शन से जुड़े हुए, शीश महल बनाम राजमहल की बहस जो गरमाई हुई है, आपको लगता है ये मुद्दा बनेगा, लोगों को एड्रेस करेगा दिल्ली को? देखिए, ये निश्चित ही दिल्ली की जनता के साथ धोखा है। मुद्दा क्या है? मुद्दा है यहाँ पर गंदा पानी, मुद्दा यहाँ पर है यमुना मैली, मुद्दा यहाँ पर है बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिलना, मुद्दा यहाँ पर है साफ सफाई। आज गली में चले जाइए, आज किसी भी मोहल्ले में चले जाइए, आपको कूड़े के ढेर मिलेंगे। आज मुद्दा ये है कि जिन व्यक्तियों को जो एवरेज बिलिंग रेट कांग्रेस के समय में 5 रुपए प्रति यूनिट बिजली का होता था, आज वो 10 रुपए प्रति यूनिट हो गया है। आज मुद्दा ये है कि गरीब लोगों को राशन कार्ड नहीं मिल रहे हैं। आज मुद्दा ये है कि दिल्ली की हवा और पानी दोनों बहुत दूषित हैं, जिसकी वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं। आज मुद्दा ये है कि लोगों को जो इलाज जिसकी दरकार थी, जो उम्मीद की थी कि नए हॉस्पिटल्स बनेंगे, नई जगह पर फ्री उनको इलाज होगा, आज पिछले सालों साल में कोई नया हॉस्पिटल तैयार नहीं हो पाया। तो मुद्दे तो भटक गए हैं। दिल्ली के चुनाव में हम देख रहे हैं जिस तरीके से मुद्दे यहाँ पर स्थानीय मुद्दों को जोर दे रही है कांग्रेस पार्टी, लेकिन जो मुद्दे यहाँ पर छाए हुए हैं वो तो अलग अलग मुद्दे हैं। शीश महल बनाम राजमहल की बहस है एक तरफ, दूसरी तरफ देखें तो अपने मुद्दे आधी आबादी को साधने के लिए एक के बाद एक योजनाओं के लोक लुभावन योजनाएं लॉन्च की गई हैं, उनको कैसे एड्रेस करेगी कांग्रेस? देखिए, हमने इस दौरान जो महसूस किया, एक तरफ वो लोग हैं जो धोखा देते हैं, जो वादा करते हैं पूरा नहीं करते, चाहे 2 करोड़ प्रति वर्ष की नौजवानों को रोजगार की बात हो, चाहे महंगाई कम करने की भारतीय जनता पार्टी की बात हो, या आम आदमी पार्टी की भ्रष्टाचार खत्म करने की बात हो, युवाओं को रोजगार देने की बात हो, काम देने की बात हो। ऐसे समय में क्रेडिबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। आज पुनः एक बार दोबारा सत्ता में आने के लिए केजरीवाल जी बड़ी बड़ी बातें तो कर सकते हैं। 2100 रुपये प्रति महिला को देने की बात उन्होंने, मुझे याद है कि अभी अभी की है, और हजारों लाखों फॉर्म भरवाने का काम किया। मैं कहना चाहता हूं कि केजरीवाल जी, अगर आपकी नीयत साफ होती तो आप 11 साल सरकार में रहे, क्यों नहीं महिलाओं को उस समय सशक्त किया? आज से 3 साल पहले आपने यही वादे, इसी तरीके के फॉर्म और इसी तरीके के गारंटी कार्ड पंजाब में 1000 रुपए के लिए बांट दिए। कहाँ हैं उनके पैसे? आज तक तो उनको पहुंचे नहीं है। और मैं याद दिलाना चाहता हूं केजरीवाल जी को कि लोकसभा के चुनाव से पहले भी आपने बड़ी बात की थी कि 1100 रुपये हम जैसे ही चुनाव खत्म हो जाएगा लोग महिलाओं के खाते में चले जाएंगे। ये जरूरत है, लेकिन नीयत किसकी है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस ने जब ये महसूस किया कि लगातार बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई के चलते जब युवा भटक कर जो एक परिवार का सहारा बन सकते थे वो भटक कर नशे की तरफ चले गए हैं, तो ऐसे समय में बहुत जरूरी है कि महिला को सशक्त किया जाए। उनके ऊपर अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं, तो महिला को सशक्त किया जाए, कम से कम उसके घर की जो रसोई है वो चलती रहे। और कहीं ना कहीं उसी सोच के साथ कर्नाटका में हमने 2000 महिलाओं के साथ वादा किया। पिछले 1 साल से हम लगातार, जैसे सरकार बनी पहली कैबिनेट में हमने पास किया, अगले महीने से महिलाओं को 2-2 हज़ार रुपये मिलने शुरू हुए। आज 1 साल से ज्यादा हो गया, हमने 2000 रुपये वहां पर देने का काम किया। कहीं ना कहीं वहीं से इंस्पायर होते हुए कि हमारी दिल्ली की महिलाओं को आज सख्त जरूरत है। दिल्ली के माहौल को देखते हुए, दिल्ली की जरूरतों के अनुसार हमने उसको 2500 रुपये प्रति महीना देने का वादा किया। अपने हक और सम्मान देने की बात की है और ख़ासतौर से वंचित वर्ग पर फोकस है। अंबेडकर विवाद हमने देखा है, मान अपमान का विवाद हमने देखा है, ये कितना बड़ा मुद्दा बनेगा चुनावी दंगल में? देखिए, जो व्यक्ति ने अपना जीवन देश की तरक्की के लिए और देश को संविधान जिन्होंने देने का काम किया, आज उनकी इज्जत और सम्मान यदि केंद्र शासित सरकार के लोग नहीं कर सकते,
या मैं कहूँ कि उनका अपमान जिस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर होता है, निश्चित ही ये दलितों के ऊपर बहुत बड़ा एक, मैं समझता हूँ कि एक उनके साथ उनको जहाँ जिस हालात में वो पहले से हैं और उनको दबाने की कोशिश ये लगातार भारतीय जनता पार्टी तो करती ही रही है। लेकिन मुझे इस बात का भी दुख होता है कि आम आदमी पार्टी भी उसमें कहीं पीछे नहीं है। चाहे दलित मेयर की बात करें हमारे दिल्ली में, कि जब मौका था कि दूसरा साल महिलाओं के लिए दलितों के लिए रिजर्व होता है, उसका ज़्यादातर टाइम आपने एक जनरल मेयर बनाकर काम चलाया और मात्र 4 महीने के लिए, जो टेन्योर 12 महीने का होना चाहिए था, वो मात्र 4 में समेट कर रख दिया। आपने देखा होगा कि ये आम आदमी पार्टी की सरकार है जिसमें स्कॉलरशिप जो खास तौर पे हमारे दलितों के लिए रखी जाती है, उसका बजट कितना कम हो गया, उसको यूटिलाइज नहीं किया जा पा रहा है। और इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं कि दलित जितने भी इनके मंत्री रहे, चाहे वो राजकुमार आनंद हो, चाहे राजेंद्र पाल गौतम जी हो, वो इनकी पार्टी को छोड़ कर गए। इनके ऊपर इस बात का जवाब मैं मानता हूं कि केजरीवाल जी को जरूर देना चाहिए कि क्यों इस तरीके का व्यवहार खास तौर पे दलित हमारे जो लीडर्स हैं आपने अपने उसमें कार्यकाल में किया। मुझे ये भी बात याद आती है कि आपने खैर केजरीवाल जी तो मशहूर हैं कि जो कह देते हैं उसके ऊपर कब पलटी मार जाए, पलटूराम भी उनको बोला जाता है। पंजाब में आपने कहा था कि हम दलित उप मुख्यमंत्री देंगे, आज 3 साल तो बीत गए, वहाँ कोई दलित उप मुख्यमंत्री नहीं है। मुझे याद है कि अम्बेडकर जी के मेमोरियल हमने कांग्रेस के सरकार में शुरू किया था, उसको बंद करवाने का काम किसने किया? केजरीवाल जी ने किया। तो ये जो दिखावा जिस तरीके का केजरीवाल जी और माननीय मोदी जी कर रहे हैं, मोदी जी के बारे में सर्वविदित है कि कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरीके से कमज़ोर करने की सिस्टमैटिक तरीके से वो कोशिश कर रहे हैं। तो ये निश्चित ही दलितों को ये समझ में आ चुका है कि उनकी हितैषी कौन है। ये समझ में निश्चित ही लोगों को समझ में आ चुका है कि जो विचारधारा है भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की, वो बिल्कुल दलित विरोधी है। आपने आम आदमी पार्टी ने झाड़ू का निशान ले लिया, वो भी याद आता है, लेकिन उनसे वादा किया कि हम आपको सभी जो कच्ची नौकरियां उनको पक्की कर देंगे। आपने पक्की करने को तो छोड़ दीजिए, उस सफाई विभाग को ही प्राइवेट करने की तैयारी शुरू कर दी है। लिहाजा ये अपने आप में भारतीय जनता पार्टी और जो आम आदमी पार्टी है उनका चेहरा एक्सपोज करती है। और निश्चित ही दलित बड़ी उम्मीद के साथ कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। हम उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का काम भी करेंगे। लेकिन हर वर्ग को साधने के लिए अरविंद केजरीवाल कुछ ना कुछ लॉन्च कर रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं। जाट आरक्षण का दांव उन्होंने चल दिया है, इसका क्या जवाब देंगे? अब देखिए, यही मैं कहना चाहता हूं कि ये वही केजरीवाल साहब हैं, 10 साल से सरकार में हैं। 2013 में जब हमने ओबीसी को सेंट्रल लिस्ट में डालने का काम किया यूपीए 2 की सरकार ने, उसके बाद 2014 में वो चैलेंज हो जाता है एनडीए की सरकार आने के बाद। उस समय केजरीवाल जी दिल्ली की सरकार में थे, उन्होंने तो कुछ उसके बारे में वक्तव्य दिया नहीं, उस समय तो उन्होंने परस्यू किया नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया क्योंकि प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ना तो केंद्र सरकार की तरफ से था ना दिल्ली की सरकार की तरफ से था। आज मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि जिस यूपीए 2 कांग्रेस ने जाट वर्ग को लगभग, ये जो 7 हमारे नेबरिंग स्टेट्स हैं जहां पर जाट की आबादी ज्यादा है, वहां पर जब हमने केंद्र में उनको लिस्ट में डाला था तो वो लिस्ट से बाहर कैसे हो गए? क्यों नहीं आपने प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन सुप्रीम कोर्ट में किया? आज 10 साल बाद जब समय आया है कि दोबारा से चुनाव में और कोई मुद्दे नहीं दिख रहे हैं, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए फिर कोशिश कर रहे हैं केजरीवाल जी की अब मैं ओबीसी लिस्ट में जाट को डलवा दूं। माफ़ कीजिएगा, जाट कोई आपकी जो चालें हैं उसको पूरी तरीके से समझ रहे हैं। अभी हाल फिलहाल का एक मुद्दा मेरे सामने अभी भी आया है कि एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट में भी सरकारी नौकरियों का वो सिलसिला जारी है। कुछ नोटिफिकेशंस अभी हुए थे, इसके कागज़ भी मेरे पास हैं।
उसमें भी आपने जाट रिजर्वेशन को नज़रअंदाज कर दिया, जबकि दिल्ली की लिस्ट में ऑलरेडी जाट हैं, हमारे समय से दिल्ली की लिस्ट में जाट हैं। आप जब दिल्ली स्पेसिफिक नौकरियां देते हैं उस समय भी आप जाट रिजर्वेशन को नज़रअंदाज कर देते हैं और जानबूझकर करते हैं, बाकायदा आपको नोटिस में डालने के पश्चात भी आप कर देते हैं। तो ये पहले आप दिल्ली में तो लागू कर दीजिए प्रॉपरली। एक परसेप्शन ये भी बन रहा है कि कांग्रेस अगर ये चुनाव मजबूती से लड़ रही है तो बीजेपी को फायदा मिल रहा है और कहीं ना कहीं ये सीधा नुकसान करता है, जिस वोट बैंक को ये बांटता है, खासतौर से अल्पसंख्यकों की बात करें या फिर वंचित वर्ग की बात करें। केजरीवाल इस पर अपना क्लेम कर रही हैं, इसलिए उनका ये फोकस है कि ये परसेप्शन बनाया जाए कि अगर कांग्रेस मजबूती से इस चुनाव को लड़ती है तो वो बीजेपी को फायदा पहुंचाती है। देखिए, एक बात मैं सीधा बताना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता जब वोट करती है तो बहुत स्पष्ट बहुमत जिसको देना होता है उसको देती है, चाहे वो लोकसभा में तीनों बार आपने देखा होगा कि लोगों ने एक तरफा वोट करते हुए भारतीय जनता पार्टी को साथ के साथ 3 बार चुन कर दिए, जबकि उससे चाहे आप 14 की बात करें, 15 में बात करें तो 67 सीटें थी, 28 सीटें उस समय थी जब 14 से पहले 13 में, उस समय भी आपने 28 सीटें थी, लेकिन साथ के साथ सीटें किसको दी? केजरीवाल को नहीं, मैं जो बात आपको बता रहा हूँ, आपका सवाल जो था मूल सवाल की डिवीजन तो नहीं हो रहा है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि दिल्ली की जनता बहुत स्पष्ट बहुमत देती है। जब केंद्र में आती है बात तो सीधे साथ के साथ बीजेपी को दे देती है। जब सरकार दिल्ली में बनाने की बात आती है तो आपने देखा होगा कि 15 में वोट बैंक तो हमारा था, लेकिन वो पूरा जब मैं एक बात बताना इसमें भूल रहा हूं कि दिल्ली की जनता जब दिल्ली की बात आती है तो वो भारतीय जनता पार्टी को बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि उनकी पॉलिसीज उनको पसंद नहीं है। लेकिन केजरीवाल को समर्थन देना गलती रही, ये माना है पार्टी ने। अब ये गलती दोहराई तो नहीं जाएगी या पोस्ट पोल अलायंस की कोई संभावना तो नहीं रहेगी? देखिए, मैंने पहले भी जैसे ये चुनाव हुए थे हम इसके पक्ष में नहीं थे, लेकिन कई बार लार्जर नेशन के इंटरेस्ट में कुछ इस तरीके के फैसले लिए जाते हैं, तो हमने उसी समय ये बात कही थी कि ये हमसे गलती हुई है और अगर हम दोबारा से ये इस तरीके की गलती करें उसी का खामियाजा आज हम भुगत रहे हैं। आज लोग बाग ये सवाल हमसे पूछते हैं, लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि दिल्ली कांग्रेस ने ये तय किया है कि 70 की 70 सीटों पर लड़ेंगे, मजबूती के साथ लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे और कोई पोस्ट अलायंस की भी इसमें गुंजाइश हमारी नहीं रहेगी। लेकिन केजरीवाल साहब दबाव बना रहे हैं घटक दलों पर, इंडिया ब्लॉक को ये मैसेज दे रहे हैं वो कि कहीं ना कहीं ये जो वोटों का बिखराव है इंडिया ब्लॉक को कमज़ोर करेगा। उनको समझाने में कामयाब रहे हैं वो, और इसलिए समाजवादी पार्टी, टीएमसी, अन्य घटक दल वो बयान देते नजर आ रहे हैं, कांग्रेस से किनारा कर रहे हैं वो। देखिए, आप एक बात समझिए, किसी भी पार्टी ने पहली बात तो ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। हमारा अलायंस केंद्र में है, दिल्ली में जैसे हम सब अलग अलग लड़ रहे हैं, तो यहाँ पर अलायंस ना तो आम आदमी पार्टी ने किसी के साथ अलायंस किया, ना कांग्रेस ने किसी के साथ अलायंस किया है। लिहाजा अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट उनका किसी भी पार्टी का आया नहीं कि कोई किसी के लिए विरोध करता है या किसी को सपोर्ट करता है। हाँ, ये बात मैं ज़रूर देखने को आ रही है कि जब से कांग्रेस का रिवाइवल हुआ है, आम आदमी पार्टी छटपटाहट में है। विशेष रूप से केजरीवाल जी, अगर हम अच्छी कोई कैंडिडेट्स देते हैं तो उससे उनको परेशानी होती है, अगर हम अच्छी स्कीम दिल्ली की जनता के लिए लेके आते हैं तो उससे उनको परेशानी होती है। तो केजरीवाल जी ये स्पष्ट करें कि आप अकेले लड़ रहे हैं, हम और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अगर चुनाव मैदान में हैं आमने सामने तो हम पूरे फोर्स के साथ चुनाव लड़ेंगे। आप घबरा क्यों रहे हैं? आज उनको कहीं ना कहीं वो मंजर याद आ रहा है कि लोग एंटी इनकम्बेंसी इतनी हैवी आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट हो गई है कि उसको साफ करने पे तुली है, और ऐसे में जब कांग्रेस एक ऑप्शन दिख रहा है तो उनको छटपटाहट हो रही है। लिहाजा वो हर संभव कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो अलायंस पार्टनर्स के पास जाएं या हमें एक तरीके से रूल आउट करने की कोशिश करें, लेकिन ये कोशिशें कामयाब नहीं होंगी।
कांग्रेस देखिए किसी के दबाव में कभी भी राजनीति नहीं की है, और दिल्ली में भी हमने कभी किसी के दबाव में नहीं किया। हाँ, नेशन इंटरेस्ट में मैंने पहले भी कहा कि उस समय ज़रूरी था कि एक ऐसी पार्टी जो लगातार कॉन्स्टिट्यूशन को कमज़ोर करने पे लगी थी, उसके खिलाफ एक मोर्चा बना और उसके हम हिस्सा थे। अब जब हम स्टेट में हैं तो हमें हमारी ड्यूटी बनती है कि आज दिल्ली अगर पीड़ा में है, परेशानी में है, दुख में है, दर्द में है, तो हम उनके साथ खड़े हों, और हम हमेशा से ये काम लगातार करते रहे हैं। मुझे खुशी होती है आज भी 10 साल से हम तो सरकार में नहीं हैं, लेकिन आज भी अगर किसी को स्कूल में एडमिशन कराना है, हॉस्पिटल में किसी को दाखिल करवाना है, किसी को कोई नाली साफ नहीं हो रही, तो भी लोग सबसे पहला दरवाज़ा कांग्रेस के किसी भी कार्यकर्ता का खटखटाते हैं। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है, और उसी के दम पर आज लोग जो हमारे 15 साल का राज रहा उस समय को याद आज कर रहे हैं कि घर बैठे उनको 60 साल की उम्र होते ही पेंशन मिल जाती थी, हर एक व्यक्ति को राशन कार्ड का हक होता था, गलियां नालियां, क्राइम रेट बहुत कम था, अब वुमेन के अगेंस्ट क्राइम बहुत कम थे, जनरल क्राइम और शराब और ये जो नशा है वो नहीं हुआ करता था। सीएम फेस को लेकर केजरीवाल साहब ने निशाना साधा और हाई प्रोफाइल सीट बन गई है नई दिल्ली सीट। यहाँ पर प्रवेश वर्मा मैदान में हैं, आपकी ओर से संदीप दीक्षित, और इसके अलावा अगर देखें तो कालकाजी सीट मुख्यमंत्री के मुकाबले में अलका लांबा और उधर रमेश बिधूड़ी। बयान भी आया, काफ़ी चर्चित रहा। लेकिन हाई प्रोफाइल सीटों की बात करें और केजरीवाल के मुकाबले की बात करें नई दिल्ली सीट में, ये क्या मैसेज होगा अगर केजरीवाल को यहाँ पर डिफीट मिलती है, या हराने वाला जो उम्मीदवार होगा आपका हो या फिर बीजेपी का? सीएम फेस को लेकर क्या संभावनाएं आप देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि जब से हमने संदीप भाई को वहाँ से कैंडिडेट बनाया है, केजरीवाल जी बहुत असहज हैं और लगातार ये इल्ज़ाम और बात करते रहे हैं कि बीजेपी की फंडिंग से कर रहे हैं, ये यहाँ पर वोट बहुत बल्क में बढ़ रही हैं या घट रही हैं। ये जो छटपटाहट है ये साफ दर्शाता है कि केजरीवाल जी अभी भी वहाँ से भागना चाहते हैं, उस सीट से निकलकर किसी सेफ सब जगह पर अपनी वो तलाश उनकी अभी भी जारी है। मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे पास मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में एक नहीं अनेक चेहरे हैं, लेकिन उनके जिनके पास एक्सपीरियंस भी है, जिनके पास एनर्जी है, जिनके पास नॉलेज है, जिनके पास सरकार चलाने का एक्सपीरियंस है, लेकिन एक भी चेहरा ना तो भारतीय जनता पार्टी में ऐसा है और ना ही आम आदमी पार्टी में। आपको हमको पता है कि केजरीवाल जी जो पिछले 10 साल मुख्यमंत्री रहे, उनकी एलिजिबिलिटी आज है नहीं, क्योंकि कोर्ट ने उनको मना किया है कि कोई भी आप फाइल साइन नहीं कर सकते, मुख्यमंत्री के ऑफिस में नहीं जा सकते। वो तो बेल की गारंटी, वो जो कंडीशंस हैं वो तो आज भी लागू हैं, चुनाव के बाद भी लागू रहेगी। लेकिन जिस तरीके से ये कोशिश कर रहे हैं कि केजरीवाल जी को दोबारा चौथी बार मुख्यमंत्री बनाना है, तो ये होगा संभव कैसे जब तक कोर्ट अलाउ नहीं करेगी। ये भी एक तरीके का धोखा है दिल्ली की जनता के साथ। वहीं टेम्परेरी मुख्यमंत्री के रूप में आतिशी जी का आप देख ही रहे हैं। अगर आज इतनी ऑटोक्रेसी पहले कभी दिल्ली में हमने नहीं देखी थी। सरकारें होती थी, उसमें मंत्रियों का अपना महत्व होता था। आज अगर आम जनता से आप पूछ लें कि कौन कौन मंत्री हैं, तो 1-2 को छोड़कर तीसरे का नाम दिल्ली की जनता को नहीं है पता होगा। हमारे समय था, मंत्री इंडिपेंडेंटली काम करते थे। आज ये जेल चले जाते तो कहते हैं कि हमारा पूरा दिल्ली ठप हो गया है। देवेंद्र जी, चलते चलते आप भी चुनाव लड़ रही हैं और आपने तो कहा है कि सीएम हमारे तो अनेक चेहरे हैं, तो क्या आप खुद दावेदार भी हैं? नहीं, हमारे यहाँ कोई दावेदारी नहीं होती है। एलिजिबिलिटी बहुत सारे लोग हैं और ये फैसला हमारे यहाँ पर जब विधायक चुनकर आते हैं तो वो करते हैं। उसके पश्चात जो हमारी लीडरशिप है, जो राय हमारे एमएलएस की आती है, उसके पश्चात हमारी लीडरशिप जो है वो फैसला लेती है। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए, शुक्रिया आपका। और ये थे देवेंद्र यादव, दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष। और दिल्ली के चुनावी दंगल में जिस तरीके से मुकाबला आगे बढ़ रहा है, इसमें तमाम उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। आज इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए मेरी पूरी टीम के साथ इजाज़त। नमस्कार।